तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे एक नया टॉपिक, है ना, जो कल हम आप लोगों का क्लास नहीं लिए थे, आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का एक टॉपिक है, क्योंकि हम आप लोगों को गतिशीलता का डिफरेंशियल बताए थे दोस्तों, कि गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता का मात्रक क्या है, इसे सूचित किससे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह का एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसका नाम क्या है, गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब कैसे प्रूव करते हैं, ये आज आप लोग सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि गतिशीलता और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो आप कितना आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो, ये सिर्फ देखते रहिए। सबसे पहले देखिए, आप लोग फॉर्मूला हम जानते हैं, ध्यान सीखिएगा बस। विद्युत धारा आई का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, विद्युत धारा आई का सूत्र होता है NEAVD। ये विद्युत धारा आई का सूत्र क्या हुआ दोस्तों, NEAVD, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, I बराबर NEAVD, ये किसका सूत्र हो गया बाबू, विद्युत धारा का। अच्छा, किसका फॉर्मूला निकालना है, गतिशीलता। देखिए, गतिशीलता का सूत्र होता है, गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू बराबर VD बाय E। ये गतिशीलता का सूत्र होता है। देखिए, हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, किसके किसके बीच, गतिशीलता और विद्युत धारा के बीच हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, मतलब उसके बीच हम लोग को संबंध ज्ञात करना है दोस्तों। बड़ा सिंपल चीज है। देखिए, संबंध ज्ञात करने के लिए जब भी संबंध बोला जाए, तो संबंध को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लिखिए। हम लोग पहले से पढ़ चुके दोस्तों, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, विद्युत धारा I बराबर NEAVD, ये सूत्र होता है दोस्तों। गतिशीलता का पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD बाय E। अब एक छोटा सा काम करो, यहां से किसका मान निकालो बाबू, VD का। यहां से किसका मान निकालोगे, VD का। गौर से बस देखते जाओ, किसका मान निकालोगे, VD। जहां VD बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो VD बराबर क्या हो गया, म्यू E। जहां VD बराबर क्या हो गया, म्यू E। अब इस मान को समीकरण में रख दीजिए, इस मान को समीकरण में रखिए। लिखिए, इसलिए I बराबर, देखिए कितना सिंपल है, इसलिए I बराबर क्या हो गया बाबू, NEA। अच्छा, VD तो VD के बदले क्या रखिएगा बाबू, VD के बदले रखिएगा म्यू E। तो I बराबर NEA, VD के बदले म्यू E। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर NEA म्यू इंटू E। यही फॉर्मूला होगा दोस्तों। तो यही फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हो गया। कितना सिंपल था दोस्तों, बड़े आसान तरीके से, है ना। ये बड़े आसान तरीके से आप इस फार्मूला को प्रूव कर दिए। तो सबसे पहले क्या कर लिए बाबू, विद्युत धारा I बराबर NEAVD, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग क्या लिखे, गतिशीलता म्यू बराबर VD बाय E, है ना। अब क्या किए, म्यू बराबर VD बाय E से किसका मान निकालिए बाबू, VD का मान निकाल लिए, है ना। तो VD का मान निकालिए तो VD बराबर क्या हो गया, म्यू E। अब इस मान को समीकरण में रख दिए, इस मान को समीकरण में रख दिए। तो क्या किए, I बराबर NEA, है ना, और VD, तो VD के बदले क्या हो गया बाबू, म्यू E। तो I बराबर NEA म्यू E। यही फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो आप लोग सोचा है तो बड़ा आसान चीज है। हाँ, यदि आप इसमें लैंग्वेज लिखना चाहते हैं इस फॉर्मूला में, तो इसके बाद I बराबर NEAVD, जहां आप लिख सकते हैं, जहां N, यदि आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो जहां N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD अनुगमन वेग है। ये आप चाहें तो लैंग्वेज के रूप में ठीक इसी के नीचे आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए। फिर लिख लीजिए गतिशीलता म्यू बराबर VD बाय E, जहां VD बराबर म्यू E, इसलिए इसका मान रख दिए इसमें आगे आंसर। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है दोस्तों। तो आप लोग इसको उतारिए,
उतारिए जल्दी से। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक और नया टॉपिक दोस्तों, इसका नाम है ओम का नियम। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलेंगे दोस्तों, ओम्स लॉ। जानिए आज इस ओम्स लॉ क्या है दोस्तों, ओम का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां भी आप लोग को पढ़ना है दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि आखिर ओम का नियम है क्या, और इस चैप्टर में इसका क्या योगदान है, आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं ओम का नियम, इस चैप्टर में ओम का नियम क्या कहा दोस्तों। वैसे आज आप लोग को बताएंगे भी कि ओम का नियम जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं वह पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी ओम के नियम को सुधारने के लिए एक और वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम है किरचॉफ का नियम, है ना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ओम का नियम क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी जानेंगे ओम का नियम क्या है। सबसे पहले देखो दोस्तों, यदि किसी भी वैज्ञानिक के बारे में आपको बताना है, किसी भी वैज्ञानिक के बारे में आपको नॉलेज लेना है, तो नॉलेज लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखो, है ना। किसी भी वैज्ञानिक आप नियम पढ़ रहे हैं तो नियम पढ़ने के लिए आवश्यक है कि उस वैज्ञानिक के बारे में 2 अक्षर जानो भी, कि आखिर ओम क्या थे, कहां के थे, कितने ईस्वी में उन्होंने नियम दिया। ये ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में लिखना है, बस ऐसे ही ऐसे नॉलेज के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों कि आखिर ओम का नियम क्या है, एक लाइन का डिफिनेशन दीजिए कि ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे बाबू? जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में, देखो याद रखना, ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और देवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग कहते हैं किसका नियम हुआ? ओम का नियम। तो यदि आपसे कोई पूछे ओम का नियम क्या है, एक लाइन में डिफिनेशन पर उसका इंट्रोडक्शन दो, क्या बोलोगे? ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में किसके बीच बाबू? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया। किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उसका नाम क्या था बाबू? ओम। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ओम किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, या यदि आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि अच्छा बता बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, तो आंसर क्या बोलोगे दोस्तों? ओम। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो आप लोग क्या बोलेगा? ओम। तो ओम एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसके अनुसार, अब आप देखिए क्या बोलेगा, जिसके अनुसार, अब ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जिसके अनुसार, यहां तक याद हो गया। अब यहां से चेंज कीजिए, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, ध्यान से जो बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ये बात समझ में आ रही है आपको? यदि किसी चालक, कोई भी चालक हो, किसी भी प्रकार का चालक हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा विद्युत धारा, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा परस्पर एक दूसरे के अनुपाती होता है। इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं बाबू? ओम का नियम। तो एक बार फिर से समझिएगा, यदि आपसे कोई पूछे ओम का नियम क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन दीजिए, क्या बोलिएगा? कि यदि किसी चालक के, ध्यान समझिए,
यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ठीक ना, भौतिक अवस्था में मतलब यदि कोई वस्तु ठोस है, समझो यदि कोई जैसे लोहा है तो लोहा ही नहीं उसको पिघला करके द्रव बना दिया, नहीं, लोहा है तो उसी अवस्था में, ठोस है ठोस की अवस्था में, पानी द्रव है, मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके, ध्यान सुनिएगा, याद भी कीजिएगा, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा एक दूसरे के अनुपाती होता है ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ओम का नियम। यदि आपको संक्षिप्त भाषा में बताया, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ओम के नियम में, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों ओम का नियम। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इसको हम लिख दिए, आप इसको उतारिए भी, है ना, नियत होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मान लीजिए कि विभवांतर क्या होगा, सिरों के बीच, मान लीजिए आप ऐसा, आप सब लोग साथ साथ उतारते हुए चलिए, है ना, माना कि चालक के सिरों पर विभवांतर कितना हो बाबू, भी हो, तथा प्रवाहित धारा कितना हो बाबू, आई हो, प्रवाहित धारा कितना हो, आई हो, तो ओम के नियम से, इतना तो उतार चुके होंगे, ओम के नियम से V बटे आई बराबर नियतांक। देखिए दोस्तों, इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। इसलिए V बटे आई बराबर R या V बराबर आई R या I बराबर V बटे R। चलिए दोस्तों, यही आप लोग का एक फार्मूला आ गया। देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम में कहता है कि माना कि चालक के सिरों पर विभवांतर कितना हो बाबू, भी हो, एवं प्रवाहित धारा कितना हो, आई हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर, ओम का नियम कहता है विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक। हमारी बात को समझिए, ओम का नियम कहता है कि विभवांतर और धारा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट,
इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है हुआ, नियतांक कहलाता है। अच्छा, इसी नियतांक को अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि V बटे I किसके बराबर, यदि कोई आपसे ऐसा पूछ ले, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, कोई आपसे ऐसा पूछ लिया कि V बटे I का अनुपात किसके बराबर होता है, तो आप क्या बोलेगा, प्रतिरोध, है ना। या आपसे कोई ऐसा पूछे कि V बटे I का मान किसके बराबर होता है, क्या बोलेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं बाबू, कैपिटल R से। फार्मूला क्या रख दिए, V बटे I बराबर कैपिटल R, V बटे I बराबर कैपिटल R, या V बराबर, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो V बराबर I R या I बराबर V बटे R। तो इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं बाबू, ओम का नियम कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए चाहे तो आप एक ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये क्या किया गया, एक ग्राफ का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ का इस्तेमाल किया गया है। ये आपका x एक्सिस हो गया है और ये आपका y एक्सिस हो गया, और यहां पर आप इस फार्मूला को यूज कर दीजिए, v इक्वल टू I R। आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर दिए। ऊपर की ओर जो है हुआ, ये है आपका धारा, ये धारा है I, और नीचे की ओर है विभवांतर V। अब आप समझिए, देखिए, जब समझो इस फिगर को समझो, जब किसी चालक में धारा का मान, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करता है, ये सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करता है, यह सीधी रेखा बता रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे किसी चालक में, जैसे जैसे किसी चालक में धारा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे चालक में विभवांतर का मान बढ़ेगा। मतलब यदि आप देखो ऑब्जेक्टिव समझो, यदि किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो किस मान में धारा के संगत वृद्धि होगी, तो आप आंसर क्या बोलेगा, विभवांतर। जैसे जैसे आप इस चालक तार में धारा का मान बढ़ाइएगा, वैसे वैसे चालक तार में विभवांतर का मान बढ़ेगा। ये सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करता है, यह सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा हुआ स्ट्रेट लाइन है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है I समानुपाती भी। हर टॉपिक को समझो। यहां यदि आपसे कोई पूछे कि ये सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करता है, तो आप क्या बोलोगे, I समानुपाती भी। इसका मतलब यदि किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ाइएगा तो उसका विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि किसी चालक तार में धारा का मान घटाइएगा तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो यही ओम का नियम है। इसीलिए आप इसको उतार लिए होंगे, थोड़ा इसको उतार लीजिए, थोड़ा इसको उतार लीजिए, हम इधर बगल में लिखे रहे, इधर आप देख सकते हैं, यह केवल धात्विक चालक के लिए सत्य है। समझिए दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि ओम का नियम क्या अधातु पर लागू होता है, तो कहिएगा नहीं, ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य होता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको समझना है। ओम का नियम तो आप समझ गए। यदि आपसे कोई पूछेगा, अच्छा बताओ किसी चालक तार में हम करंट को बढ़ा दें तो बताओ कौन सा मान बढ़ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, वो विभवांतर। धारा बढ़ेगा तो उसका विभवांतर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। सेम आपसे कोई पूछे कि ओम का नियम सिर्फ किस चीज के लिए सत्य माना जाता है, तो आप क्या बोलेगा कि ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए। मतलब यह जो नियम है, ओम के नियम का जो सत्यापन है दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ धातु के लिए ही सत्य माना जाता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको ओम का नियम यही है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब एक नए टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। तो जानते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस टॉपिक को आप समझिएगा। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस, है ना। यदि आपसे पूछे कि प्रतिरोध का इंग्लिश नाम क्या होता है, रेसिस्टेंस,
तो जानिए विद्युत प्रतिरोध। अच्छा देखो प्रतिरोध तो इसका कई नाम भी है, हम लोग इसको बाधा भी बोलते हैं। प्रतिरोध बोलिए, प्रतिघात बोलिए, प्रतिबाधा बोलिए, सब एक ही नाम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बट सब एक ही चीज है। प्रतिरोध का मतलब होता है दोस्तों रुकावट, है ना। लेकिन यहाँ रुकावट जैसे नहीं, आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, और मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और कोई बंदर एक जगह रोज बैठा करता है, आप जैसे गए रोज एक पत्थर मार रहा है आपको, आपके लिए क्या बन गया वो प्रतिरोध। आपके मार्ग का बाधा बन गया दोस्तों, है ना। आपके मार्ग का, या आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, एक सांड जो होता है वो आपके रास्ते में बैठा रहता है, आपको बड़ा डर लग रहा है कि कहीं गए आपको ठोक न देंगे, है ना। मतलब वो क्या है, आपके रास्ते के लिए क्या है, वो प्रतिरोध बन गया। सेम कंडीशन यहां भी दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो ये बात दिमाग में रखो, ये बात अपने कॉन्सेप्ट में रखो कि प्रतिरोध का मतलब होता है दोस्तों रुकावट। बशर्ते अंतर क्या है दोस्तों, बस यही बात दिमाग में रखना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध का अर्थ क्या है, किसे विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन दीजिएगा कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके प्रवाह में होने वाली बाधा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध, है ना। इसमें देखिए, इसमें जो सांड बन के बैठा हुआ है ये कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यदि आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए कोई करंट है ना, कोई इलेक्ट्रिक करंट है और वह प्रवाहित हो रहा है, और आप क्या किए कि उस करंट में कोई कुचालक पदार्थ लगा दिए, उस तार में कोई कुचालक पदार्थ लगा दिए। जैसे ही आप उस तार में कुचालक पदार्थ लगाए तो क्या होने लगा, तार में करंट के मान में परिवर्तन होने लगा। मतलब आप क्या किए कि उस तार में एक बाधा उत्पन्न कर दिए, उसी बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलेगा कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। इसका मतलब यदि कोई चालक तार है उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है तो करंट के प्रवाह में होने वाली बाधा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेगा, हम एक बार बोल रहे हैं, आप लोग चाहे तो सुनकर लिख भी सकते हैं। क्या लिखिएगा, लिख लीजिए किसी चालक में, आप लोग लिख सकते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, जो बोलते जा रहे लिखते जाइए। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली बाधा को, विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। होने वाली बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए समझे। अब नीचे लाइन में देखिए, समझिए प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं बुआ, कैपिटल आर से। हम आपको पहले बता चुके हैं प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आप आंसर क्या बोलेगा, कैपिटल आर से। तो प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं बाबू, कैपिटल आर से। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज दोस्तों, यदि मान लीजिए फॉर्मूला लिख दे, माना कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से, फॉर्मूला क्या पढ़े आप ओम के नियम का, V बराबर आई आर। यहां से इसका मान निकालना बाबू, आर बराबर V बटे आई। देखिए ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आप क्या बोलेगा, कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो ओम के नियम से आर बराबर V बटे आई।
तो यदि आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा बताओ प्रतिरोध का फार्मूला ओम के नियम से क्या होता है, तो क्या बोलेगा, R बराबर V बटे I, इतना बोल सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप देख लीजिए इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है, देख लीजिए यूनिट। अच्छा बाबू, आपको हम सिखा चुके हैं, नहीं आता है यूनिट निकालने, नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला लिख लो। R बराबर क्या होता है बाबू, V बटे I। V मतलब होगा, V मतलब विभवांतर, V मतलब विभवांतर। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है बाबू, आपको पता है क्या होता है, जल्दी बताइए। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट। और धारा का मात्रक तो आपको पता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए विमीय सूत्र, अब देखिए डायमेंशन फार्मूला, तो इसका विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं ML2 T-3A-2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो आप इसके विमीय सूत्र को लिख सकते हैं। तो यही था दोस्तों प्रतिरोध, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आपको बताएंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले चीज दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप आंसर में क्या बोलेगा, प्रतिरोध करते हैं, ठीक ना। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं बाबू, कैपिटल R से, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या हुआ, R बराबर V बटे I। इसका मात्रक क्या हुआ, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक ना। इसका विमीय सूत्र क्या हुआ दोस्तों, तो ML2 T-3A-2। ये टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों, आप इसको समझ गए हैं, तो याद कर लीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे प्रतिरोध का मतलब, तो सीधा बोलिए कि धारा में प्रवाह, मतलब कि कोई विद्युत धारा किस चालकता में प्रवाहित हो रही है, तो उसमें उत्पन्न बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब प्रतिरोध का मतलब बाधा, सीधा प्रतिरोध मतलब बाधा। अच्छा मान लो कि यदि कोई पानी बह रहा है ना, और उसमें को पॉलिथीन गिरा दिए, तो क्या करेगा, पॉलिथीन गिरा दिए, पानी बह रहा है, पॉलिथीन गिर गया, पॉलिथीन जमा हो गया, वो क्या करता, पानी को रोकता है, रोकता है ना बाबू। तो वो पॉलिथीन क्या बन गया, बाधा। तो उसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ बाधा के रूप में कौन है, प्रतिरोध। किसे सूचित किया, R से, R बराबर V बटे I। इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, ML2, क्या बोलोगे, ML2 T-3A-2। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे।